कॉन्सोनेंस, कॉस्मिक आयरनी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऐसे बहुत से टर्म्स हम आज के अपनी 7th वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एमएच एब्राहम्स जी की इम्पोर्टेंट टर्म्स आजकल मैं आपको कवर करवा रही हूँ, बहुत ही काम आएंगी आपके किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये है छोटा सा पैकेज जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं नियर बाय एग्जाम्स। आई कैन ऑल्सो गिव यू पीडीएफ्स। तो अभी आप शुरुआत करिए, 13 वीडियोस देखिए। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के मॉक टेस्ट की एक सीरीज है, 36 वीडियोस हैं, मोर देन 350 क्वेश्चंस हैं एट प्रेजेंट आपके लिए। ये आप सॉल्व करके देखिए कैसा लगता है आपको। एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिस इज गोइंग ऑन। और आज हम एक और वीडियो कवर कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड से पूरी बुक एमएच एब्राहम्स हम कवर कर लेंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रिवीजन रहेगी। साथ ही साथ आप क्रैश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलोंग विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड वीकली ऑनलाइन टेस्ट्स। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो क्लासेस ज्वाइन जरूर करें। ये चैनल जरूर ज्वाइन करिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। बिगिनिंग में होता है तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं, बट इफ इट इज इन द मिडिल और एंड्स ऑफ द वर्ड्स देन इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि हिकरी डिकरी डॉग, क का रेपिटेशन और क यहाँ पर मिडिल में आया हो, यहाँ पर एंड में आया। इट कैन बी इन एनी सीक्वेंस, कहीं पर मिडिल कहीं पर एंड, या सिर्फ मिडिल सिर्फ एंड, दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, क का रेपिटेशन हो रहा है यहाँ पर भी। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए ऐसा कोई और सेंटेंस जो आपको याद आ रहा है जो कॉन्सोनेंट्स है। आयरनी हम जानते हैं अच्छे से, एंड मेजरली वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक, उनके बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन एक और आयरनी है, दैट इज कॉस्मिक आयरनी। When the universe, fate और gods control the characters action, जिसकी वजह से unexpected tragic outcome होता है। मॉबी डिक देखिए, अहाब का जो ऑब्सेशन था वेल के साथ, दैट बिकेम द रीजन ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन, एक यूनिवर्स कॉज था। सॉक्रेटिक आयरनी भी है, इसके साथ ही साथ हम कवर करते हैं। सॉक्रेटिक आयरनी होती है जहां पर कैरेक्टर की डीप इग्नोरेंस की वजह से एक आयरॉनिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, एम्परर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ही इज नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ, और उन्हें बताया गया बाय द वीवर्स कि आपके क्लोथ इतने अच्छे हैं कि किसी भी नॉन इंटेलिजेंट पर्सन को नजर नहीं आएंगे। तो एम्परर ने माना कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे नजर आ रहे हैं, और बाकी सब ने भी कहा कि हमें भी नजर आ रहे हैं, जबकि देवर नो क्लोथ्स। तो दैट इज सॉक्रेटिक आयरनी। एक एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉस्मिक और सॉक्रेटिक का, ये आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। कॉस्मिक हैपन्स जब सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है और आप चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। एक विमेन बहुत हार्डवर्क कर रही है, फॉर एग्जाम्पल शी is wanting कि आज का दिन अच्छा जाए, but she loses her job, her pet fish die, she buys some ice cream to cheer up, लेकिन बारिश हो जाती है, it ruins the ice cream as well as she is soaked. तो despite the best efforts, universe आपके against चल रही है, that is cosmic irony. सॉक्रेटिक आयरनी, अपनी इग्नोरेंस में आप कुछ स्टूपिडिटी वाला काम करते जा रहे हैं। योर पेरेंट्स आर आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट द वीकेंड, और आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं मैंने पढ़ाई की थी, ये प्रिपेयर किया, वो प्रिपेयर किया, बट योर पेरेंट्स नो दैट यू हेल्ड अ पार्टी। तो दैट इज व्हाट सॉक्रेटिक आयरनी इज। अब देखते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एक ऐसा प्ले जो कि सटायराइज करता है सोशल बिहेवियर्स को, स्पेसिफिकली अपर क्लास में किस तरीके से दे आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द पार्टीज, ओनली अबाउट द ड्रेसेस, ओनली अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स। तो शार्प क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म्स, importance of being earnest by Oscar Wilde is a very good example of this genre. अब करते
करते हैं एक इटालियन टर्म कॉमेडिया डेलार्ट। 16th to 18th सेंचुरी के बीच पॉपुलर थी। इटालियन थिएटर नोन फॉर इम्प्रोवाइजेशन, फिजिकल कॉमेडी, स्टॉक कैरेक्टर्स, जनरली मास्क हुआ करते थे। मास्क ऐसे प्लेस जिसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन, बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। यूरोपियन थिएटर को भी इम्प्रेस किया, इन्फ्लुएंस किया रेनेसांस पीरियड में, बैरोक पीरियड में। बहुत सिंपल सिनेरियोज पर होती थी और एक्टर्स ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अपने डायलॉग्स को, अपने एक्शंस को इम्प्रोवाइज कर सकते थे। इस तरीके के कैरेक्टर्स होते थे। हार्लेक्विन, जिसको एलेकिनो भी बोला जाता था, एक मिस्chievous सर्वेंट जैसे कि शेक्सपियर के मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पाक थे। पेंटेलॉन कैरेक्टर जो कि बहुत रिच लेचरस ओल्ड पर्सन कह सकते हैं हम, शेक्सपियर के ही प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस के शाइलॉक एंड कोलंबियाना। इस तरीके के कैरेक्टर्स बहुत विटी और इंडिपेंडेंट सर्वेंट्स या एसोसिएट। शेक्सपियर की बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर बीट्रीस फ्रॉम मच एडू अबाउट नथिंग। अब बढ़ते हैं कन्फेशनल पोइट्री की तरफ। कन्फेशनल पोइट्री जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा है, किसी का कन्फेशन। जब एक पोएट, एक राइटर अपने ही किसी ट्रॉमा, अपनी किसी मेंटल इलनेस, अपनी आइडेंटिटी के साथ डील कर रहे होते हैं, अपने इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रगल में लॉस्ट होते हैं और बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ अपना लाइफ पोर्ट्रेयल रीडर्स को बताते हैं। ऐसा सब कुछ जो शायद काफी प्राइवेट होता है और लोगों को जानने की जरूरत नहीं होती है, बट दे आर वेरी ऑनेस्ट टेलिंग ऑल द डिटेल्स। सिल्विया प्लैथ पॉपुलर राइटर हैं कन्फेशनल कैटेगरी की, और राइटर्स की बात की जाए तो इट इज रॉबर्ट लॉवेल एंड एन सेक्सटन। ये वर्क्स भी आप इम्पोर्टेंट हैं, काफी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। एरियल 1965 एंड रॉबर्ट लॉवेल्स लाइफ स्टडीज 1959 एंड एन सेक्सटन्स लिव और डाई 1966। नेक्स्ट इज डाडाइज्म, एक एवेंगार्ड मोमेंट या फिर एक्सपेरिमेंटल मोमेंट जो कि एब्सर्डिटी और हॉरर्स के बाद शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 की। सभी आर्ट फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया था इसने। दे एम्ब्रेस नॉनसेंसिकल इरेशनैलिटी। काफी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने के बाद कन्वेंशनल आइडियाज अबाउट आर्ट को चैलेंज करते थे। डाडाइज्म से जुड़े हुए सभी लोग, आर्ट फील्ड्स को इन्फ्लुएंस किया है इस मोमेंट ने। विजुअल आर्ट से लेकर लिटरेचर तक को इन्फ्लुएंस किया है। So we can say a literary and artistic moment that began in Zurich in 1916 during the World War I. We can say it was the reaction to World War I. Brutality जो भी हो रही थी वॉर में, बहुत spontaneity, irrationality and rejection of traditional artistic norms हुआ करता था, and this is the major figure associated with Dadaism. Tristan Tzara, a poet from Romania. अब बात करते हैं डर्ज की। डर्ज एक मोर्निंग सॉन्ग है, किसी का शोक प्रकट करने के लिए, टिपिकली एसोसिएटेड विद फ्यूनरल्स एक्सप्रेसिंग लेमेंटेशन, ग्रीफ एंड लॉस। बहुत स्लो होता है इसका टेम्पो। डेथ और मॉर्निंग को जनरली रिफ्लेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डर्ज बाय क्रिस्टीना रोजेटी एंड लाइक वेक डर्ज, जो कि एक पॉपुलर फोक सॉन्ग है। It shows the journey of soul after death. A couple of years back, this was a question in one of the competitive exams कि अमृता प्रीतम जी की ये पोइट्री आज अक्खा वारिस शाहनू कौन सी कैटेगरी में आती है, एंड द ऑप्शन वाज, राइट ऑप्शन वाज डर्ज। नेक्स्ट टर्म, डेथ ऑफ द ऑथर। 1967 का लेमोर द ऑथर काफी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंच वर्क है बाय द फ्रेंच राइटर रोलैंड बार्थ्स, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि ऑथर की पर्सनल इंटेंशन, उनकी बायोग्राफी, उनकी लाइफ, दैट डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ अ वर्क। उन्होंने कहा कि रीडर्स की इंटरप्रिटेशन शुड टेक प्रेसिडेंस, वही इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट है। मल्टीपल रीडिंग्स हो सकती हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं इस हिसाब से, नहीं तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं किसी नॉवेल को, हम डायरेक्ट राइटर का इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं जान लेते। दिस थियरी चैलेंजेस द ट्रेडिशनल फोकस ऑन ऑथोरियल इंटेंट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का एक लास्टिंग इन्फ्लुएंस होता है और वो तभी काम आता है जब एक रीडर सेंटर्ड अप्रोच को
फॉलो किया जाए फॉर एनी टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। डेथ ऑफ द ऑथर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल का वर्क 1984 which was published in 1949. While Orwell wrote the novel as a critique of totalitarianism and political oppression, many readers have interpreted it as a warning about the dangers of surveillance. आप पर रात दिन निगरानी रखे जाने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है. That means the loss of individual freedom एंड गवर्नमेंट कंट्रोल इन मॉडर्न सोसाइटीज, जो काफी हद तक आ चुका है. आप कुछ सर्च करके देखिए गूगल पर, अगर आपके पास नेक्स्ट सेकेंड से उस चीज को परचेज करने के लिए परसुएट करने की एड्स आनी ना शुरू हो जाएं तो. सम पीपल इवन ड्रॉ पैरेलल्स टू कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल सिचुएशन, जो कि उस टाइम पर इतनी विजिबल नहीं थी. तो हर टाइम पर पढ़ते 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 एक नॉवल का अलग ही इंटरप्रिटेशन हो जाता है ना. 1949 में शायद बहुत सी चीजें हैं जो इंटरप्रेट करी ना हो, सोची भी ना गई हो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस, अपने आज के पर्सपेक्टिव के थ्रू वी कैन इंटरप्रेट द वर्क इन अ डिफरेंट वे. सो डेथ ऑफ द ऑथर हियर इज वेरी रेलेवेंट. डिकंस्ट्रक्शन जैक डेरिडा का दिया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंसेप्ट है 1960s का, which challenges the stability of meaning and structure in text. वो आर्ग्यू करते हैं कि मीनिंग इनहेरेंटली अनस्टेबल होता है, कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है. और मेजरली हम लोग बाइनरी ऑपोजिशंस को एनालाइज करते हैं, गुड वर्सेस इविल, मेल वर्सेस फीमेल, ब्रेक डाउन कर देते हैं वर्क को. हैमलेट का इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है तो we can say कि how Hamlet was going through the trauma, the decision between life and death, and the internal conflict, external conflicts. Frankenstein अगर देखा जाए तो it challenges the opposition of creator and created, human and monster. किस तरीके से दोनों के रोल्स हैं, दोनों के रोल्स में अलग अलग एम्बिग्विटीज हैं, कुछ ना कुछ हिडन है. उन सब चीजों को, हिडन पॉइंट्स को रिवील करना विद द हेल्प ऑफ binary oppositions, that is what deconstruction is. And the last term for today's video series continue रहेगी. आज की लास्ट टर्म है. अप्रोक्सीमेटली 200 टर्म्स मैं आपको कवर करवाऊंगी बिफोर योर एग्जाम्स, और कुछ ही दिनों के बाद पीडीएफ्स का एक कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड करूंगी जिसके साथ आपकी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी. डेइज्म एक फिलोसॉफिकल बिलीफ है दैट इमर्ज्ड इन 17th एंड 18th सेंचुरी. अगर इसके हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो इट इज देववाद, जो कि शायद हम में से कई लोगों को समझ ना आए. आई एम नॉट मॉकिंग, लेकिन हिंदी, बहुत प्योर हिंदी समझना थोड़ा सा कठिन है बहुत, हम में से बहुत से लोगों के लिए. तो देववाद, इस वर्ड को देखने के बाद आप लोग जरूर समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एंड कनेक्टेड टू गॉड, लेकिन वो सुप्रीम बीइंग जो है ना, वो इंटरवेन नहीं करती है हमारे ऑनगोइंग एक्शंस में. एंड दैट इज व्हाट द रियलिटी इज. Deists believe that reason and observation of the natural world are sufficient to understand God's existence. हम कई बार कह देते हैं ना कि भगवान नहीं है, लेकिन आसपास देखें नेचर कैसे एक सीड से एक बहुत बड़ा सा ट्री बन जाता है अपने आप में. Isn't that a miracle? एक बच्चे का इस दुनिया में isn't that a miracle? तो गॉड की एग्जिस्टेंस है. Deism influenced enlightenment thinkers like Thomas Paine and Voltaire. इनका नाम आपको आ सकता है एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से मेजर फिगर्स एसोसिएटेड थे डेइज्म के साथ. मोमेंट बहुत जल्दी फेड हो गया था, लेकिन इसके आइडियाज परसिस्ट करते हैं लेटर इंटेलेक्चुअल मोमेंट्स में भी. ट्रांसेंडेंटलिज्म में भी तो रिफ्लेक्टेड है ना डेइज्म कहीं ना कहीं. एलेक्जेंडर पोप के एन एसे ऑन मैन में डेइज्म बहुत रिफ्लेक्ट होता है. पोप ने पूरे टेक्स्ट में एक रिलेशनशिप हमें एक्सप्लोर करके दी है बिटवीन मैन, नेचर एंड गॉड. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें डेइस्ट व्यू नजर आता है. क्रिएटर के बारे में बात की गई है कि ये यूनिवर्स कैसे फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज, और ये कोट तो देखिए कंप्लीटली डेइज्म को शो करती है. ऑल आर बट पार्ट ऑफ वन stupendous whole whose body nature is and God the soul. तो हमारी पूरी दुनिया एक होल है और
गॉड उसकी सोल है। You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के Entrance 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के JPSC के लिए इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।